फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जो 2022-23 मतलब 22-23 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है और उस सीरीज के अंदर हमने मैट्रिसेस को और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पूरा कवर किया है और रिलेशन भी हमने किया है। तो आज ये फंक्शन का फर्स्ट वीडियो है और पूरे सीरीज का ये 7th वीडियो है। तो सबसे पहले थोड़ा सा फंक्शन का मैं बेसिक्स भी डील कर रहा हूं आपके लिए, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जिसको बेसिक्स पता है वो ये वीडियो ना देखें या स्किप करके देखें। और बहुत बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन होता क्या है, फंक्शन को लिखते कैसे हैं, फंक्शन में क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि रिलेशन कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है फंक्शन से। तो सबसे पहले फंक्शन का जो इजीएस्ट डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने मैंने रखा हुआ है। ये आपको बुक में शायद लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो फंक्शन को पहले हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ। कहां से? फ्रॉम ए टू बी, ऑब्वियसली दो सेट के बीच, है ना। फिर हमारा फंक्शन फॉर्म होता है फ्रॉम ए टू बी, जिसका सिंबल है एफ कोलन ए एरो बी, मतलब ए टू बी। इसका मतलब यही हुआ। आर रिलेशन, फंक्शन जो है हमारा क्या है, सबसे पहले रिलेशन है। तो फंक्शन बनने के लिए किसी भी सेट को रिलेशन होना जरूरी है और रिलेशन का कंडीशन मैंने आपको रिलेशन वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले फंक्शन कौन होगा? जो रिलेशन होगा। जो रिलेशन नहीं है उसके हम फंक्शन के होने की बात ही नहीं करते, है ना। तो इसके लिए रिलेशन होने के साथ साथ एक और कंडीशन इसमें अटैच है, इन विच डोमेन इज नॉट रिपीटेड। जैसा कि आपको पता है कि डोमेन जो होता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोला जाता है? डोमेन। और सेकंड एलिमेंट को क्या बोला जाता है? रेंज। तो ये भी हमने डिस्कस किया है रिलेशन में। तो फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है? फंक्शन सबसे पहले रिलेशन। तो हमने दो सेट का आसान सा एग्जांपल लिया है, जो सेट रिलेशन में लिया था 1 2 3 बी सेट है हमारा ए बी। तो इस पे ऑर्डर पेयर आपको पता है कैसे बनेगा। तो इसलिए हमने रिलेशन निकाल रखा है 1a, ये देखो 1a 2b एंड 3a। तो ऑब्वियसली ये क्या है? एक रिलेशन है ना। तो दिस इज रिलेशन एंड दिस इज आल्सो अ रिलेशन। 1a 2b 3b 2a सारे एलिमेंट a क्रॉस b से आ रहे हैं। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है कि आप सब कुछ छोड़ करके डोमेन पे फोकस करें, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करें। क्या वो रिपीट हो रहा है क्या? जैसे 1a 1 2b 3a, इसमें कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं है। अच्छा, यहां पे देखिए आप 1a 2b 3b, सर सेकंड एलिमेंट रिपीट है, नो प्रॉब्लम। सेकंड एलिमेंट से हमारे को ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए 2a, तो यहां पे 2b था, यहां पे 2a है। तो ये रिपीट होने के कारण ये फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दिस रिलेशन इज फंक्शन, है ना, और दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन दोनों ही है, लेकिन सेकंड वाला हमारा क्या है? फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डोमेन आपको रिपीटेड नहीं दिखना चाहिए। इससे आसान आइडेंटिफिकेशन फंक्शन का हो ही नहीं सकता। बहुत सा सिंपल, आप एक बच्चे को भी बता दो, बेटा देख पहला वाला एलिमेंट कहीं रिपीट हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, तो फंक्शन नहीं। चलिए अब हम लोग इसको मैपिंग के थ्रू देखते हैं कि मैप से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने मैपिंग बहुत कर रखा होगा पहले भी। तो लेफ्ट साइड में x को रखते हैं, राइट साइड में y को रखते हैं। इसके नाम के ऊपर अभी हम लोग नहीं जा रहे, ये हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जब टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जाएंगे। तो ये आपका x है, ये आपका y है। अच्छा, ये एरो होने का मतलब वही है कि अगर आप x की वैल्यू x1 रखते हो तो आपका फंक्शन जो है वैल्यू क्या निकाल के देता है? y2 देता है। x1 के लिए अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब आपने किसी फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखी तो आपकी वैल्यू 5 आ रही है fx की। इसका मतलब ये होगा। तो x1 पे क्या है हमारा? y2 है, x2 पे y1 है, x3 पे y3 है। तो ध्यान रखें, अगर हम लोग इसको कॉलम इस तरह से अगर हम लोग बना के रखते हैं सेट्स में, तो क्या बनेगा? ये x1 y2, फिर x2 y1, x3 y3 और x4 y4। यही एलिमेंट बन रहे हैं इसके एरो को देखते हुए।
तो क्या ये हमारा फंक्शन है? हाँ सर फंक्शन है। तो यहां रिपीटेड नहीं है, यहाँ पे x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है और x4 है ना, x4 और y4। तो यहाँ पे कोई भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। तो इसको मैपिंग से पहचानने का मतलब क्या है कि किसी एक एलिमेंट से दो एरो नहीं निकलनी चाहिए। जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या है हमारा x1 से y1 है ना, x1 y1, फिर x1 से कहां चला गया ये y3 पे चला गया, फिर x2 y2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, x3 y4 है ना। अब यहां आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि x1 और x1 दो बार रिपीट है, एक बार y1 पे एक बार y3 पे। तो इसका मतलब किसी भी x से लेफ्ट वाले साइड से अगर दो एरो निकलता हुआ दिख गया तो वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे नहीं, नॉट अ फंक्शन, ये हमारा यस इट इज अ फंक्शन। तो ये आपको मैपिंग में पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। कभी कभी जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जाते हैं तो जब एरो मैपिंग करना शुरू करते हैं तो बच्चे का सवाल होता है सर यहां से अगर एक ही एलिमेंट से दो एरो निकल के जा रहे हैं, दो एलिमेंट पे लग रहे हैं, तो क्या वो कौन सा फंक्शन होगा? बेटा वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ होप कि आपको ये क्लैरिटी समझ में आ गई होगी मैपिंग के थ्रू, क्योंकि यहां से तो हमने सीख रखा है 11th से। तो कभी कभी मैपिंग में मिस हो जाता है कि टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करते हैं तो वहां ये दिक्कत आती है कि एक एलिमेंट से अगर एक से ज्यादा एरो निकल रहा है, लगना नहीं है, निकलना है, दैट इज नॉट अ फंक्शन। आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चों को कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाती है कि बड़े सारे नाम है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, प्री इमेज, इमेज, इनपुट, आउटपुट। तो ये सारे टर्म्स क्या हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके क्वेश्चन को पढ़ने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है फंक्शन। तो यहाँ पे कोई फंक्शन जैसे हमारा है a to b, तो सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है एक सेट और दूसरे सेट के बीच। तो यहाँ रिलेशन किसमें a से b में। ये ध्यान रखना कि एरो किधर से किधर जाएगा, हमेशा a से b, जो पहला सेट होगा फिर दूसरा सेट, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट वाला सेट मैंने यहां बना के आपको दिखाया है और राइट वाला सेट हमने ऐसे बनाया है। तो ये सेट a है और ये वाला सेट हमारा बी है। अब इसमें हमने कुछ एलिमेंट डाले ताकि आपको नाम क्लियर हो। तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर कर ले अपने दिमाग के अंदर, जो सेट बी होता है उसका नाम होता है कोडोमेन। उसका नाम क्या होता है? कोडोमेन। ये फिक्स्ड होता है, ध्यान रहे। किसी भी फंक्शन के लिए अगर सेट ए और सेट बी में कोई भी फंक्शन डिफाइंड है तो उसका कोडोमेन फिक्स हो गया, y1, y2, y3, y4, y5, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, साइड रख देना। कोडोमेन से कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है कि आखिर कोडोमेन, डोमेन, रेंज में क्या डिफरेंस है। तो कोडोमेन सबसे पहले क्या होगा, आप इसको साइड कर दें। कोडोमेन हमारा फिक्स्ड है, वो हमेशा सेट बी के सारे एलिमेंट है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो मैंने इसको आराम से लिख दिया, कोई सिंबल यूज नहीं किया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जिसको रिलेशन जाता है, तो ये फिक्स हो गया। बाकी इन एलिमेंट्स के ऊपर सारे नाम हैं आपके। क्या क्या नाम है कॉरस्पॉन्डिंग? इधर वाले एलिमेंट को हम लोग इनपुट बोलते हैं। अब इनपुट से जो जिससे एरो निकलेगा, ध्यान दें यहां पे कोई फिक्स नहीं है कि सेट ए के सारे एलिमेंट इज योर इनपुट ना। ये चीज बिल्कुल दिमाग से मत निकालना कि ये सेट ए है ये सेट बी है। तो अब इसका अब फंक्शन पता नहीं है, बोल दिया मैंने ये इनपुट। नो, ऐसा नहीं है। जब तक कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं लिखा जाएगा, सपोज मैंने लिखा यहां पे f1 इज इक्वल टू x1 y2 x3 y1 एंड x4 y1 y3। सपोज अगर हमने इसकी बात करी है तो इसमें क्या क्या है, फर्स्ट सेट का कौन कौन से एलिमेंट है, x1 है, x3 है और x4 है। x2 और x5 नहीं है।
तो इस फंक्शन का इनपुट x1, x2, x3, x4, x5 नहीं होगा। इनपुट क्या होगा इस फंक्शन के लिए? ये चीज हमारा जो है x1, x3 और x4। तो इसका डोमेन, इसके नाम बड़े सारे हैं, तो मैंने सारे नाम आपको लिख दिए हैं कॉरस्पॉन्डिंग नेम, कि ये हमारा इनपुट का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। अगर हम इनपुट वर्ड यूज कर रहे हैं फंक्शन का इनपुट, तो हमारा फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? अगर हम यूज कर रहे हैं वर्ड प्री इमेज, तो लेफ्ट साइड का जो हमारा इनपुट है उसको प्री इमेज भी बोला जाता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग नेम क्या है आपका? इमेज। अगर हमने लेफ्ट साइड को बोला x, तो वाई साइड, राइट साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? y और fx। और अगर हमने इसका नाम दिया डोमेन, तो इसका नाम होगा रेंज, जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपका। तो इस फंक्शन का डोमेन हमारा क्या हो गया? x1, x3 और x4, ये हो गया इसका डोमेन, और इसका हो गया रेंज y2, y1 और y3। अगर कोई फंक्शन हमने दूसरा डिफाइन किया है ना, x2, y1, x4, y2, अब देखिए यहां पे ये डोमेन क्या हो गया? इसका चेंज हो गया। तो डोमेन हमारा क्या हो गया यहाँ पे? x2 और x4, और रेंज हो गया हमारा y1 एंड y2। चेक कर लेंगे। तो इसीलिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जैसे सर कोडोमेन फिक्स होता है, डोमेन इज नॉट फिक्स, इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन टू फंक्शन। हाँ, सेट हमारा सेम रहेगा। तो डोमेन के साथ ही आप ये सारे नाम यूज कर सकते हैं, इनपुट, प्री इमेज और एक्स। रेंज के लिए आउटपुट जिसके ऊपर एरो जाएगा, ध्यान से देखें, जहां से जिससे एरो निकलेगा, अगर हमने F1 को देखा, X1 में क्या है? X1 से एरो निकला है Y2 पे, X3 से एरो निकला है Y1 पे, है ना, और X4 पे एरो निकला है Y3 पे। तो ये हमारा एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन मैप से हमने इसको ऐसे डिनोट किया। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? जहां जहां से एरो निकला, X1, X3, X4 इज द डोमेन, एंड Y1, Y2, Y3 इज द रेंज, नॉट कोडोमेन। रेंज या आउटपुट कह लें या इमेज कह लें, तो ये हमारा डिफरेंस है कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज में। इनपुट, प्री इमेज, एक्स, आउटपुट, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग नेम है इसकी। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये सब क्या हो रहा होता है? दीज आर वेरी फ्रॉम या चेंजेस फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, है ना, चेंजेस फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। अगर एक फंक्शन का कुछ और डोमेन है, तो दूसरे का क्या होगा? वही सेम डोमेन रेंज नहीं होगा, है ना। हर फंक्शन के लिए क्या होगा? ये अलग अलग हमारा डिफाइंड है। फंक्शन टू फंक्शन ये क्या होता है? हमारा चेंज होता है। ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा किसी भी दो सेट के लिए। कोडोमेन विल ऑलवेज बी फिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर चलते हैं। चलिए, पहले तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये सारे आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, फिर भी कुछ को प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने सोचा इसको डिटेल अच्छे से बना करके दे दूं, फिर इसके ऊपर मार्कर क्वेश्चन हमने डालने हैं और बाकी जो भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारा दो तरह का फंक्शन होता है। वन जिसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव, दूसरे तरह का फंक्शन है ऑनटू, या फिर उसका नाम है सर्जेक्टिव। तो जो फंक्शन इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, कुछ कंडीशंस है उसके फुलफिल करेगा, उसको बोला जाएगा वन या इंजेक्टिव। और जो फंक्शन वन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, उसको मिनिमम बोला जाएगा। जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा, उसको ऑनटू या सर्जेक्टिव बोला जाएगा, और जो इसको नहीं फुलफिल करेगा, उसको इनटू फंक्शन बोला जाएगा। तो मैं वो लिख दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन पढ़ने से और वर्किंग करने से, लिखने से समझ में नहीं आता। जब तक आप इसके क्वेश्चंस के एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी मैं पहले एक बार इसको पढ़ देता हूं,
कोशिश करता हूं, फिर इसको मैपिंग के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे 1-1 और इंजेक्टिव होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है, 2 कंडीशन, ठीक है। ऑन टू के लिए सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करना है। देखिए एक जगह अंडरलाइन लगा हुआ है, यहां पे 2 जगह अंडर। अब ये है क्या, ईच प्री इमेज, कौन सा वाला, लेफ्ट वाला, जिससे एरो निकल रहे हैं, ध्यान से, जिससे एरो निकल रहे हैं, ईच प्री इमेज शुड हैव या हैज डिस्टिंक्ट इमेज। ये पहला कंडीशन है कि सारे सेट से एरो निकलने चाहिए, ईच, है ना, ईच प्री इमेज। तो अगर आप इसमें अगर जोड़ लें ईच एंड एवरी, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, ईच एंड एवरी प्री इमेज। तो इसमें क्या पहला कंडीशन, सारे लेफ्ट से एरो निकलने चाहिए, पहला कंडीशन, ईच एंड एवरी प्री इमेज शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेज, और सारे जो एरो लगेंगे वो अलग अलग इमेज पे लगेंगे, अलग अलग वाई पे लगेंगे, अलग अलग जो है हमारा एलिमेंट्स पे लगेंगे, जो हमारा सेट बी का एलिमेंट है। तो ईच प्री इमेज हैज डिस्टिंक्ट इमेज, सारे प्री इमेज से एरो निकलने चाहिए और सारे अलग अलग एलिमेंट को भेदने चाहिए, मतलब लगने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है किसका, 1-1 का। वर्किंग मैं क्वेश्चन के साथ ही करूंगा। ऑन टू का कंडीशन क्या है, ईच इमेज शुड हैव इट्स प्री इमेज, खत्म, एक ही कंडीशन, सिर्फ ईच इमेज, मतलब राइट साइड वाला, मतलब कोडोमेन वाला के सब पे एरो लगने चाहिए, क्योंकि उस पे एरो लगता है, इधर से एरो निकलता है। तो यहां पे कोई भी हमारा खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस कंडीशन को अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि रेंज यहां पे किसके इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन। शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। तो यहां पे एक कंडीशन आप यहां पे ले सकते हैं, इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं कि जो रेंज होगा, मतलब एरो जो लगेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन। कोई भी खाली ना रहे, है ना, कोई भी खाली ना रहे। तो यहां पे तो सेट का नाम फिक्स्ड है नहीं, तो डोमेन के सारे क्या होने चाहिए, सबसे एरो निकलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं पिछले मैपिंग में लास्ट जो अभी हमने डिस्कस करा था कि फंक्शन डोमेन कोडोमेन में, वहां पे एक चीज ऐड कर देना कि रेंज जो होगा हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। 1 मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, ऑन टू के लिए कंडीशन है कि रेंज जो होगा वो कोडोमेन के बराबर हो जाना चाहिए, मतलब सब पे एरो लगना चाहिए। और फंक्शन के लिए हमेशा क्या होता है कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, ये ध्यान, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में ये मिस हो गया था पीछे। वैसे जनरली क्या होता है, रेंज हमेशा डोमेन के इक्वल या फिर छोटा हो सकता है, लेकिन ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है कि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो, कोई भी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना ना चाहिए, सब पे एरो लगने चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाता है सर कितने एरो लगने चाहिए, फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा हम उसकी मैपिंग करते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा, वर्किंग आप लिख लेना, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम वर्किंग की बात करेंगे, क्योंकि वर्किंग के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। मैपिंग फिर भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे जो भी लिखा है कुछ ऐड तो आप उसमें कर लें, बाकी हम लोग फिर अब इसके कंडीशन को डिस्कस करते हैं। ईच एंड एवरी प्री इमेज हैज इट्स डिस्टिंक्ट इमेज, यहाँ पे 2 कंडीशन है ना, कि सबसे एरो निकलने चाहिए, दिमाग में फिट कर लेना, हर एक एलिमेंट से एरो निकलने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, और सारे एरो अलग अलग पे लगने चाहिए, कोई 2 मतलब सेम 2 एरो सेम एलिमेंट पे नहीं लगेगा। तो सबसे एरो निकलने चाहिए, डिफरेंट पे लगने चाहिए। चलिए
अब हम वन वन फंक्शन को मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स थे मैंने लिए हैं, तो आप यहाँ ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 6 ऊपर है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ईच प्री इमेज है ना, ईच प्री इमेज मतलब हर एक से एरो निकलनी चाहिए। और दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग पे लगनी चाहिए। दो कंडीशन और दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। तो सबसे एरो निकलनी चाहिए। तो यहां चेक कर ले, इनमें सबसे एरो निकल रहा है, इनमें भी सबसे एरो निकल रहा है, इनमें भी सबसे एरो निकल रहा है, यहां भी सबसे एरो निकल रहा है। यहां देखिए, यहां सबसे एरो नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले तो इसको क्रॉस कर, फिर मैं अलग अलग से मैं आपको चेक करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे एरो नहीं निकल रहा, तो इस वाले केस में एरो निकल रहा नहीं निकल रहा, तो ये 1 1 नहीं है। तो क्या है, ये मेनी वन है। चलिए डिस्टिंक्ट इमेज अब चेक करते हैं, मतलब सारे एरो अलग अलग इमेज पे लगने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए x1 किसके पास गया, x3 के पास, x2 x1 के पास, सॉरी y1 के पास, x3 y2 के पास। तो सब पे एरो अलग अलग है, किसी पे भी चेक कर ले, डबल एरो नहीं होने चाहिए। नो डबल एरो शुड बी ऑन एनी एलिमेंट। सबसे एरो निकलने चाहिए, अलग अलग पे लगने चाहिए। स्लोगन याद कर लें 1 1 के लिए। तो इट इज परफेक्ट 1 1, कोई परेशानी ही नहीं है, सारे अलग अलग एलिमेंट में लगे हुए। चलिए यहां देखते हैं, यहां पे क्या है हमारा, x1 है, x2 है, x3 है। अच्छा ये x4 हमारा मिसिंग है, यहां से एरो नहीं निकल रहा, यहां से एरो नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये हमारा 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 है ना। ये नॉट 1 1 है, इंजेक्टिव नहीं है, ये मेनी वन है, क्योंकि यहां से हमारा एरो नहीं निकल रहा। यहां पे क्या है, ये मेनी वन नहीं है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि ये हमारा x4 एलिमेंट रह गया, इसकी कोई वैल्यू यहां पे नहीं है। तो यहां पे 1 1 का कहने का मतलब क्या है, आप नाम से भी समझ सकते हैं। 1 इनपुट 1 आउटपुट है ना, हर एक इनपुट को अलग अलग आउटपुट मिलने चाहिए, 1 to 1 है ना। बोलते हैं ना कि आ जाओ हम लोग 1 1 देख लेते हैं, मतलब हम और तुम आपस में समझ लेते। तो वही वाली चीज है इसके अंदर कि यहां x4 हमारा मिस हो गया, इसीलिए 1 1 नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अब यहां पे x1 से निकल रहा है, x2 से, x3 से, x4 से। अब यहां पे आप देखोगे ये एरो अलग पे है, ये एरो अलग पे, ये अलग पे, ये अलग पे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना। अलग अलग सबसे एरो निकल रहे हैं, अलग अलग पे जा रहे हैं। सर यहां ये बच गया, हमें क्या करना है उससे। 1 1 में कहीं नहीं लिखा है कि यहां सारे पे लगने चाहिए, अलग अलग से हर से एरो निकलने चाहिए, अलग अलग पे लगने चाहिए। कहीं ये स्लोगन नहीं है कि सब पे लगने चाहिए, सब पे यहां पे लगने की जरूरत नहीं है। ये मिसिंग भी है, तब भी ये हमारा 1 1 होगा। फिर से सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन, हर एक से एरो निकलने चाहिए, अलग अलग पे लगने चाहिए। हर एक से एरो निकल रहा है, अलग अलग, इधर यहां बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन टू में देखेंगे इसको क्या करना। ठीक है जी, ये 1 1 है। यहां देखें सबसे एरो निकलने चाहिए, पहला कंडीशन फिट है, अलग अलग पे लगने चाहिए। ये अलग इस पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है, ओके। यहां देखो, यहां दो दो एरो लग रहा है, तो डबल एरो लग गया, मतलब x2 y3 x3 y3 दोनों का सेम बन गया। ये 1 1 कहां मिला, ये बोला दोनों के लिए हम ही काफी है, नहीं चलेगा जी, हमारे को तो अलग अलग चाहिए। तो यहां पे क्या हो गया, अलग अलग पे, ये वाला कंडीशन फॉरफिट हो गया। यहां क्या था, यहां पे कोई कंडीशन फॉरफिट नहीं था, यहां पे ये फॉरफिट था कि ये इस पे नहीं लगा, तो हमने छोड़ दिया। अब यहां करा क्या, डबल एरो लग गया, तो ये भी 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ये हमारा मिनिमम का परफेक्ट एग्जांपल है। चलिए यहां पे सबसे एरो नहीं निकल रहा, पहला कंडीशन ब्रीच करा। सर यहां सब पे लग रहा, हमारे को क्या करना, अलग अलग पे लग रहा, नॉट सफिशिएंट है ना। सब पे लग रहा है, हमारे को देखना ही नहीं सब पे लग रहा,
हमने क्या बोला, सबसे निकलने चाहिए, अलग अलग पे लगने चाहिए, अलग अलग पे लग रहा है, सबसे नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। चलिए अब यहां देखें, सबसे एरो निकल रहा है, अलग अलग पे लग रहा है, चेक करें, सबसे एरो निकल रहा है, अलग अलग पे लग रहा है। देखिए किसी पे 2 एरो नहीं, किसी पे 2 एरो नहीं है। सर क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। x2 से 2 एरो निकल रहा है। याद करो फंक्शन का डेफिनेशन, डोमेन शुड नॉट बी रिपीटेड। एक ही, हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया था तो बोला था कि एक ही एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकलेंगे। अगर ये निकले एक ही एलिमेंट से 2 एरो तो नॉट अ फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है, तो ये टाइप्स कहां से बनेगा? दिस इज रेस्ट्रिक्टेड। ध्यान से समझ ले, एक बार में नहीं समझ में आया रिपीट मार के देखें, पक्का क्लियर होगा। ये सारे मैपिंग आपको 1 1 को बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे रहे हैं। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे। देखिए ये यहां से सबसे निकलने चाहिए, है ना, सबसे निकलने चाहिए। अब हम बेसिकली देख रहे हैं कि इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कोई रिलेशन बन पा रहा है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, क्योंकि मैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का तो फॉर्मूला अलग से दे दूंगा, है ना। तो नंबर ऑफ, अच्छा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का भी फॉर्मूला है, लेकिन मैंने दिया नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं कि सारे जो है फॉर्मूले एक ही साथ में कंपाइल करके दूंगा। चलिए मैं इसका भी फॉर्मूला भी दे देता हूं। तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन। ये देखिए यहां पे आप मान लें A में हमारा m एलिमेंट्स है ना, ये स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं, m एलिमेंट्स, और B में n एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या है, m है इसमें, n है इसमें। तो इसमें सबसे एरो निकाल के सब पे अलग अलग लगेंगे। अब सोचना कि अगर इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 4 से कम एलिमेंट है, मान लो 3 एलिमेंट है, जैसे देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कौन सा एग्जांपल था इसमें जिसमें कि हमने 2 एरो लगाए थे, ये सबको। अच्छा ये वाला एग्जांपल हमने लिया नहीं, एक एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं। x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3। अब यहां सबसे एरो निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबसे एरो निकालना है सर, हमारे को बचना नहीं चाहिए। अब बताएं इसका एरो कहीं ना कहीं तो इसी पे तो लगेगा, क्यों? क्योंकि सबसे अगर एरो निकल रहे तो कितने एरो निकल रहे, 4 एरो निकल रहे। अब 4 एरो को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग कम से कम 4 एलिमेंट तो चाहिए। तो यहां पे क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर वाले में होना चाहिए वो इससे किसी भी हालत में छोटा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, कहीं ना कहीं बाबा आपको 2 एरो तो लगेंगे अगर यहां से सबके सब निकल रहे हैं तो, है ना। तो यहां पे क्या बन गया, एक कंसेप्ट बन गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा n, है ना, वो बड़ा होना चाहिए किससे, m से, या इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर 1। कंडीशन, एक और कंडीशन है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म्स में कंडीशन ऑफ 1 है ना, कंडीशन ऑफ इंजेक्टिव। तो अगर सर n जो है हमारा या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, अगर ये ऑर्डर रिवर्स हो गया, इफ m इज ग्रेटर देन n, m is greater than n दिखाई दे रहा है आपको, if m is greater than n then 1 1 is not possible, 1 1 हमारा पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में अब बंद के निकल के आ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 1 is not possible if number of elements in A set is greater than number of elements in B set। तो उस केस में आपका 1 1 पॉसिबल नहीं हो सकता।
किसी भी हालत में नहीं होगा। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है ना। अच्छा, अब इसी में अगर मैं कहीं पे ऐड कराऊं तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला लिखिए। नंबर ऑफ 1 1, कितने 1 1 फंक्शन हमारे पॉसिबल है? 1 1 फंक्शन, ये पी एम, एन पी एम, ये ऑब्वियसली देखिए एन पी एम, एन हमारा क्या होता है? आर से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एम फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का 1 मार्क का क्वेश्चन आपका निकल सकता है कि फॉर्मूले से आप बताएं। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का भी यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि ये जगह थोड़ी सी अब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई, बहुत सारी चीजें इसके अंदर बढ़ गई है। आप थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली बना ले। बेसिकली ये एरो डायग्राम आप प्रॉपर बनाएं और जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं उसको आप अलग अलग लिख लें। यहाँ पे कंडीशन फॉर 1 1 फंक्शन भी हमने देख लिया। एन हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर एन छोटा होगा, मतलब इधर वाले के एलिमेंट अगर छोटे होंगे तो कभी 1 1 पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्लियर है? चलिए अब हम इसके बाद ऑन-टू फंक्शन को डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस का फॉर्मूला। हालांकि ये बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है, अगर आएंगे भी तो आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आएगा, बट उसके भी चांसेस कम है। इसका डेरिवेशन तो दूर दूर तक बोर्ड के लेवल पे नहीं है, हाँ कॉम्पिटिटिव में जरूर है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि m इधर वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो सबको एरो मार सके। अगर इधर कम होगा तो 1 से 2 एरो लगनी चाहिए, सब पे एरो लगनी चाहिए, ऑन टू का कंडीशन। तो इसीलिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो बेशक आप इसको छोड़ देना। इसमें समीशन सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। n क्या है? ऑब्वियसली n हम मानते हैं बाद वाले को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A हमारा क्या है? 3, जो कि m की वैल्यू होगी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 2 है, जो कि n की वैल्यू होगी। एक एग्जांपल से मैंने फॉर्मूला यूज करवाया है। तो r की वैल्यू आपको 1 से शुरू करनी है और कहां तक लेके जानी है? m तक, है ना? सॉरी, कहां तक लेके जानी है? n तक। r की वैल्यू कहां से शुरू? क्योंकि NCR r की वैल्यू n से ज्यादा हो नहीं सकती। इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन से बचने का एक तरीका है कि m का इस्तेमाल पूरे फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है, बाकी सब जगह n होता है। तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूले में राहत जरूर मिलेगी यूज करते टाइम कि आप m को बिल्कुल लास्ट में क्या कर दे? r के पावर n। r हमारा हमेशा 1 से लेकर के n तक जाने वाला है। तो अगर हम इसमें यूज करें फॉर्मूले को, तो पहले फॉर्मूला में बोल दो r 1 से लेकर n तक -1 के पावर r, मतलब r अगर हमारा ऑड होगा तो ऑब्वियसली माइनस साइन होगा, r अगर इवन होगा 2 4 6 तो हमेशा बीच में साइन क्या आ गया? प्लस। NCR, n हमारा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, r हमारा जैसे जैसे वेरी करेगा, इनटू r की पावर m। m हमारा कांस्टेंट है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A है। तो हमने इस एग्जांपल से लिया है -1 के पावर r 1 से शुरू करना है, n की वैल्यू 2 है तो 2c, r की वैल्यू 1 है, इनटू 1 के पावर 3 r के पावर m। बीच में साइन सिग्मा के कारण प्लस आएगा, फिर -1, r हमारा अगला वैल्यू 2 है तो n c r के जगह पे 2 इनटू 2 के पावर m के जगह पे 3, है ना? तो ये बन गया हमारा -1 के पावर 1 तो माइनस ही रहेगा, 2c1 की वैल्यू 2 होती है, 1 के पावर 3 1 प्लस -1 के पावर 2, तो ये हमारा बीच में प्लस आ जाएगा, है ना? 2c2 की वैल्यू 1 होगी और 2 के पावर 3 8, तो आप कैलकुलेट करके आएंगे। तो अगर इस तरह का हमारा a और b सेट है तो आपके नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस क्या होगा? 6 होगा। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब मैं क्या करता हूं कि आपको नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑन-टू 1 1 का और नंबर ऑफ ऑन-टू का एक साथ मैं लिख करके दे देता हूं टेबुलर फॉर्म में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n के पावर m, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो b के पावर a आप याद रखेंगे, जहां की हमारा ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, इधर वाला नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A लेफ्ट वाला। कंडीशन
1 फंक्शन के लिए कंडीशन मैंने n को रखा है कि n क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब उधर वाले में ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर कोई बच भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सब पे अलग अलग एरो लगेगा, ये याद रखना। उधर बच भी जाए तब भी हमारा 1 होता है। अच्छा, ऑन टू कब होता है, अगर इधर कोई बच जाए, है ना, उधर सब पे लगना चाहिए, तो n इज लेस देन इक्वल टू। तो बिल्कुल ध्यान से इसको बारीकी से 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको याद रह जाएगा। यानी तो एक को आप पकड़ ले, एक कंडीशन 1 के लिए रिवर्स कर दे ऑन टू के लिए, तो याद रखने में कंफ्यूजन है। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं इसके, ऐसा नहीं है, कुछ आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो n क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, m से। उधर वाला बड़ा होगा तो सब पे अलग अलग एरो लगेगा, 100%, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन परमुटेशन लगा देना n के पावर n। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑब्वियसली ये भी याद रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है m से, परमुटेशन। और अगर फॉर्मूला लिखना चाहे इसका फैक्टोरियल के फॉर्म में, तो n माइनस m खत्म। तो ये आपको याद रखने में आसानी देगा कि n की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किससे, m से। यहां भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऑन टू का कंडीशन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, n छोटा होना चाहिए m से। और ये हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया फिर से। अच्छा, अब इसी में से दोनों को कंबाइन करते हैं कि ऐसा फंक्शन जो कि 1 और ऑन टू दोनों हो, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन अगर होता है जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ n शुड बी नंबर ऑफ m, मतलब n एलिमेंट्स b में और a में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ये ऑन टू और 1 दोनों फंक्शन होगा बाइजेक्टिव, जिसको कि हम लोग इन्वर्टेबल भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बीच में कुछ लिखा था, वो था बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, मैं मिस कर गया उस टाइम, और वो होता है इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल आपके सिलेबस से कट चुका है, जिसको हम लोग इनवर्स भी बोलते हैं, कि अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल कहलाता है। ये सिलेबस से आपका डिलीटेड था, फिर भी मैंने आपको लिख दिया। तो होप कि आपको ये बेसिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कुछ कंफ्यूजन अगर पूरे साल के दौरान रह गया होगा तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी फंक्शंस में, रिलेशन फिर भी बड़े आराम से हो जाता है। तो ये वीडियो मेरा सिर्फ बेसिक के लिए ही था, इस पे मैं क्वेश्चन ऐड नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो फिर हमारा काफी बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के लिए हम लोग 1 मार्कर क्वेश्चन के फंक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।